लेकिन हमारे समाज में एक मिथ चलता है कि पत्थर घुल जाते हैं। पत्थर घुलने की दवाई आती है मंदिर से, बालाजी मंदिर या कहीं दरगाह से, या कुछ पत्थर चट्टा, चूरन चटनी, काला जादू, ये सब करते रहते हैं सब लोग बियर पीने से। ऐसे मिथ होते हैं कि जिसकी वजह से पथरी घुल जाएगी, ऐसा सोचा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं। इसमें सबसे कॉमन होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि शीघ्र स्खलन हो जाना। टाइम से पहले इजैकुलेट हो जाने की वजह से लड़कों में या पुरुषों में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, दे गेट डिप्रेस्ड, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं कि हम अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के पुरुषों में अक्सर देखने को मिलती है। 70 ईयर्स तक आते आते लगभग 70% पुरुषों को ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। तो पब्लिक टॉयलेट अनहाइजीनिक होते हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत देर तक यूरिन होल्ड करने से भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसबीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ तनु पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल गर्ग जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं। मैं चाहूंगी कि सर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल गर्ग, मैं यूरोलॉजिस्ट, जेनाइटो यूरिनरी सर्जन और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 नोएडा में कार्यरत हूँ। मेरा क्लिनिक सेक्टर 76 नोएडा में है, पर्टी यूरो क्लिनिक। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके पास यूरोलॉजिस्ट की सबसे गंभीर समस्या क्या आती है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुषों के लिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पेशेंट्स आते हैं, जिनमें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर फीमेल पेशेंट्स जिनको अक्सर यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, या फिर काफ़ी सारे पेशेंट्स वो भी आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो यूरोलॉजी के फील्ड में देखी जाती हैं। सर जैसे कभी हम देखते हैं कि पेशेंट्स में मूल मूत्र मार्ग में जलन होती है, दर्द होता है, तो वो क्या एक गंभीर बीमारी है। गंभीर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये बताते हैं कि पुरुष या महिला में डिफरेंट डिफरेंट की टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर पुरुष 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है और उसको ये सारी यूरिन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये एक साइन हो सकता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम का, जो कि प्रोस्टेट एक नॉर्मल अंग है, पुरुषों में पाया जाता है। इस प्रोस्टेट का साइज एज के साथ बढ़ने लगता है। जब ये साइज बढ़ जाता है तो उसकी वजह से यूरिन मार्ग में जलन, यूरिन कम आना, रात को बार बार जाना, यूरिन करने के टाइम पे जोर लगाना, अर्जेंसी या पेशाब में ब्लड, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर यही यूरिन के रास्ते में जलन अगर यंग पेशेंट्स में है या फीमेल पेशेंट्स में है, तो ये हमें बताती है कि वो यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यूरिन के रास्ते में होना महिलाओं में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। और ये सारे साइंस हमें बताते हैं कि हमें अब डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ के लिए बेसिक चेकअप कराना चाहिए। मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या इससे किडनी पर भी असर पड़ता है। यस, अगर ये सारे सिम्टम्स को नेग्लेक्ट किया जाए और बीमारी को बढ़ने दिया जाए, तो थोड़ा दिनों बाद में या कुछ महीनों बाद में ये हमारे ऊपर के जो मूत्र बनाने के ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी, यूरेटर और पेशाब की थैली, इनको अफेक्ट करने लगते हैं। जब लॉन्ग टर्म तक हम अपनी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते जाएं, तो लेट स्टेज में जाके ये किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। अ, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या पथरी भी इससे ही होती है। यस, किडनी स्टोन्स भी कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लोग डिहाइड्रेशन में रहते हैं। तो किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हमारे इस रीजन में काफ़ी देखी जाती है। किडनी स्टोन्स के अर्ली साइंस में सबसे कॉमन है पेट में दर्द होना, जो कि बैक से स्टार्ट होके आगे की तरफ जाता है। यूरिन में ब्लड भी आ सकता है और ये काफ़ी हद तक जेनेटिक भी होता है। 70% किडनी स्टोन्स जेनेटिक होते हैं और 30% लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रोस्टेट क्या है और इसका इलाज कैसे हम कर सकते हैं। हमारे परिवारों में हमने देखा होगा कि जिन भी अपने परिवार में पुरुष हैं और 50 साल से उम्र के हैं, जैसे पिताजी, बाबा, चाचा, इन सब में देखा होगा कि वो बाथरूम में बहुत ज़्यादा समय तक रुके रहते जी। हैं, काफ़ी समय तक वो बाथरूम में ही बिताते हैं, रात को कई बार उठ के जाते हैं। तो ये सारे साइंस बताते हैं कि हो सकता है उनको कुछ यूरिन की प्रॉब्लम हो और वो आपसे डिस्कस ना कर रहे हो। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के पुरुषों में अक्सर देखने को मिलती है।
70 ईयर्स तक आते आते लगभग 70% पुरुषों को ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ज़्यादातर बड़े लोग छुपाए रखते हैं, बताते नहीं हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को क्या बताना, ये तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। इसका इलाज बहुत इजी होता है। कुछ बेसिक से ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से इसको कंफर्म किया जाता है। एक पीएसए नाम का एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट में कोई बड़ी बीमारी, तो कैंसर तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। यूरिन से हमें पता लगता है कि कहीं उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, और अल्ट्रासाउंड से हमें प्रोस्टेट के आकार और अंदर रुकने वाले पेशाब की मात्रा के बारे में पता चलता है। तो इन दो तीन बेसिक से टेस्ट से पुरुषों के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और सर्जरी को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन जब काफ़ी पुरुष जो देर से प्रेजेंट करते हैं, या यूरिन बंद हो गया, या यूरिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, किडनी फेल हो रही है, तब वो प्रेजेंट करते हैं, तो सर्जरी को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट मैनेज कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं होता है तो फिर सर्जरी का ऑप्शन पेशेंट को दिया जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि दवा से भी आप सही करते हैं, तो दवा से कितना टाइम लगता है? प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए दवाइयाँ काफ़ी अच्छी अच्छी उपलब्ध हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आता है। 95% तक पेशेंट्स को मेडिसिन से आराम आ जाता है, लेकिन ये दवाइयाँ थोड़ा लंबे समय तक लेना पड़ता है। जिन पेशेंट्स को दवाइयाँ काम नहीं करती, या फिर उन पेशेंट्स को रेस्पॉन्स कम आता है, या फिर वो संतुष्ट नहीं होते हैं मेडिसिन के रेस्पॉन्स से, तो उनको हम सर्जरी की सलाह देते हैं। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी ये प्रॉब्लम हम लोग को भी हो जाती है कि हम वॉशरूम, ऐसा लगता है कि हम बार बार जाएं, लेकिन वॉशरूम आती नहीं है। हकीकत ये होती है कि हमें नहीं आती, लेकिन एक हमारा माइंड जो होता है वो हमें कॉल करता है कि हमें वॉशरूम जाना है, यस। लेकिन होती नहीं है। तो इसमें क्या ऐसी तो ये बीमारी एक है? डिफरेंट टाइप की एंटिटी होती है, जिसमें हमारा ब्लैडर अर्ज करता है कि हमें बार बार जाना है, लेकिन अंदर में यूरिन होता ही नहीं है, तो जी। वो निकलेगा भी नहीं। जी। तो ब्लैडर की ये जो एक्टिविटी है, जो कि थोड़ी बड़ी हुई है नॉर्मल से, इसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। यानी कि जैसे किसी, आपने देखा होगा आपके मित्र या घर में किसी सदस्य की नॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादा चंचल होती हैं, ऐसे ही आप समझिए आपके सारे बॉडी अंगों में से ब्लैडर की एक्टिविटी थोड़ी फास्ट हो गई, तो वो बार बार कॉन्ट्रैक्शंस करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि आपको बाथरूम जाना है, लेकिन अंदर में यूरिन होता नहीं है, तो वो अर्ज बढ़ जाती है। जैसे कि परीक्षा से पहले, इंटरव्यू से पहले, या किसी भी परफॉर्मेंस से पहले एंग्जाइटी होती है, हाँ। एंग्जाइटी से ये चीज ट्रिगर हो जाती है। जैसे किसी का इंटरव्यू लेना हो, हाँ। तो भी एंग्जाइटी हो सकती है, बिल्कुल। या फिर जिसको इंटरव्यू देना है उसके लिए भी एंग्जाइटी होती है। बट पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर है या नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यानी कि उसको ये प्रॉब्लम है। इसको भी मैनेज आराम से कर सकते हैं मेडिसिन से, लेकिन इसमें की फैक्टर है कि पहले आपको डायग्नोसिस बनवानी है, क्या सच में आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर है या आपको इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि इन्फेक्शन में भी मरीज को लगता है जलन हो रही है, बार बार बाथरूम जाना है, दर्द हो रहा है यूरिन करते में, तो ये सारे सिम्टम्स थोड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं। तो प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, जैसे कि कोई यूरोलॉजिस्ट या कोई एक अच्छा सर्जन, जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपकी डायग्नोसिस बना पाए। घर वाले हमें कह देते हैं कि पानी पी लो ठीक हो जाएगा, और हकीकत भी वही होती है कि हम पानी पी लेते हैं, फिर काफी टाइम बाद और ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वो चीज सही हो जाती है। तो क्या पानी पीने से वो चीजें सही हो जाती हैं? हाँ, काफी हद तक केसेस में देखा गया है, जो डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से यूरिन हमारा गाढ़ा हो गया, पानी की मात्रा कम है, कंसंट्रेटेड यूरिन है, तो मोर एसिडिक है, तो ब्लैडर को परेशान करेगा, जलन होगी। अगर घर वालों ने बोला पानी पी लीजिए, तो पानी अल्टीमेटली यूरिन में जाके उस जो केमिकल्स हैं उनको डाइल्यूट कर देगा, हल्के हो जाएंगे केमिकल्स, पीएच बढ़ जाएगी, तो यूरिन करने में आसानी होगी, तो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन हर चीज का इलाज पानी नहीं हो सकता। तो अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, एक दो बार में पानी पीने से ठीक हो गए, तो टेक इट इजी। अगर नहीं होता है तो यू शुड गो फॉर अ चेकअप। सर, अभी आपने बताया कि प्रोस्टेट की सर्जरी भी आप करते हैं, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं? प्रोस्टेट की सर्जरी उन पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है जिनको मेडिसिन काम नहीं कर रही हो, या उतना काम नहीं कर रही हो जितना उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस से स्टार्ट हो जाएं, जैसे किडनी का फेल होना। तो उन पेशेंट्स को सर्जरी के ऑप्शन दिए जाते हैं। सर्जरी में भी दो तीन तरह की ऑप्शंस हैं, जो कि मरीज के प्रोफाइल के साथ में या उनके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। एक सबसे कॉमनली यूज सर्जरी होती है TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें पेशाब के रास्ते से जाके और प्रोस्टेट को ट्रिम किया जाता है। इसके लिए कहीं बाहर से कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाँके नहीं लगते, कोई ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता है।
ये एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव टाइप की सर्जरी है जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जिन पेशेंट्स में प्रोस्टेट का साइज बहुत बड़ा होता है उन पेशेंट्स में हम लेज़र सर्जरी करना प्रेफर करते हैं, जिसको पल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन या थूलियम लेज़र इवेपोरेशन ऑफ प्रोस्टेट भी बोलते हैं। ये टेक्निक भी बहुत कॉमन है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो पेशेंट्स के प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से हमें चॉइस देनी होती है पेशेंट को। अभी कुछ और नई पद्धतियां आ रही हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, लेकिन अभी तक कॉमनली प्रैक्टिस में नहीं है, तो इसलिए उनका डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। अभी इन दो पद्धतियों के बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि लोगों के हिसाब से आप बताते हैं कि उनके पास कैसी सिचुएशन है, क्या है, तो क्या वो दोनों सेम ही काम करती हैं या फिर अलग-अलग? दोनों सर्जरीज के एंड रिजल्ट्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर प्रोस्टेट का आकार बड़ा है, पेशेंट्स को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या उनकी कुछ हार्ट की मेडिसिन चल रही हैं, तो लेज़र सर्जरी करने से थोड़े से बेनिफिशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। पेशेंट को थोड़ा जल्दी रिकवरी होती है, ब्लड लॉस कम होता है एंड एक जल्दी रेस्पॉन्स मिल जाता है, फास्टर सर्जरी हो जाती है अगर लेज़र का ऑप्शन चुनते हैं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है, जब पेशेंट्स हमको मिलते हैं तब हम ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। सर, अभी आपने हमें बताया कि इस एरिया में स्टोन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? हमारे रीजन में गर्मी काफ़ी पड़ती है और इस वजह से हमारे यहाँ पे पेशेंट्स को देखा गया कि स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जिन पेशेंट्स को स्टोन बनते हैं उनको सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है पेट में दर्द होने की। जी। पेट में दर्द होना, यूरिन में जलन होना, यूरिन में ब्लड आना, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होना कि किसी पेरेंट को या भाई बहन को स्टोन्स बनते हैं, ये सारे साइंस बताते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेसिक से अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या सीटी स्कैन से ये प्रॉब्लम को पकड़ा जाता है। अगर स्टोन सिग्निफिकेंट हैं, साइज में बड़े हैं, मल्टीपल हैं, तो ही सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। अगर स्टोन छोटे हैं, निकलने की संभावना है उनकी यूरेटर से, तो उनको कुछ टाइम तक दवाइयाँ देके कोशिश की जाती है कि बिना ऑपरेशन के पथरी निकल जाए। लेकिन हमारे समाज में एक मिथ चलता है कि पत्थर घुल जाते हैं। जी। पत्थर घुलने की दवाई आती है मंदिर से, बालाजी मंदिर या जी। कहीं दरगाह से, या कुछ पत्थर चट्टा, चूरन चटनी, हाँ। काला जादू, ये सब करते रहते हैं सब लोग बियर पीने से। ऐसे मिथ होते हैं कि जिसकी वजह से पथरी घुल जाएगी ऐसा सोचा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं। हमारे बॉडी की बोन्स, हमारे बॉडी के मिनरल्स, अगर कोई चीज घोल सकती होती, मतलब पत्थर को घोल सकती होती, तो हमारी बोन्स भी घुल जाती हैं, हमारे बॉडी के सारे मिनरल्स भी घुल जाते हैं और सब कुछ यूरिन के रास्ते निकल जाता है, तो हमारी बॉडी बचती नहीं। जी। तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू डिजोल्व स्टोन्स विद द सम लिक्विड और कोई पीने से। लेकिन अगर स्टोन्स छोटे हैं, नली में अटके हैं, तो अगर हम किसी भी फॉर्म में पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा और प्रेशर की वजह से वो पुश होके निकल सकती है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो यूरेटर को रिलैक्स कर देती हैं, तो स्टोन के टपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इनिशियल स्टेज में कोशिश करते हैं कि मरीज का स्टोन पास हो जाए। सब कुछ डिपेंड करता है शेप, उस स्टोन की हार्डनेस और मरीज की भगवान की बनाई हुई शेप के ऊपर। अगर कुदरती उसके यूरेटर स्ट्रेचेबल हैं, साइज में बड़े हैं, तो स्टोन्स निकल सकते हैं। अगर छोटे आकार के यूरेटर्स हैं तो स्टोन का निकलना मुश्किल है। अगर स्टोन अटके हुए हैं और किडनी में सूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं उसको, अगर वैसी प्रॉब्लम आ रही है तो स्टोन्स को निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो समय के साथ गुर्दे खराब होने का एक डर रहता है या गुर्दों में पस भी पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें प्लान करना पड़ता है कि हम पेशेंट को किस तरह से ठीक करें। हमेशा कोशिश यही होती है कि मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो जाए और सर्जरी की तरफ ना जाएं। अगर पेशेंट को सर्जरी में जाना पड़ता है तो हम इन्वेजिव प्रोसीजर्स को कंसीडर करते हैं जो कि मिनिमल होते हैं, जिनमें मरीज को चीरा ना लगाना पड़े या कट ना लगाना पड़े और मरीज जल्दी से जल्दी अपने काम पर वापस जा सके। तो ऐसी सर्जरीज में सबसे कॉमन है लेजर सर्जरीज, एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरीज, जिसमें यूरिन के रास्ते जाके स्टोन को लेजर से ब्रेक कर देते हैं, डस्ट करके निकाल देते हैं और मरीज को विद इन 24 आवर्स घर भेज के, और अगले दिन से वो पेशेंट अपने ऑफिस जाना, काम स्टार्ट करना, चलना फिरना सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी सर्जरीज में हमें एक स्टेंट डालना पड़ता है जो कुछ समय के अंतराल के बाद निकाल दिया जाता है। तो दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से मरीज फास्ट, बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी पेन के, बिना किसी कट के अपने ठीक हो सकता है और तुरंत काम पे भी जा सकता है। ये हमारा स्टोन का मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, स्टोन प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए। हो सकता है आप यही पूछने वाले थे। हाँ।
तो स्टोन्स को कम करने के लिए हमारे पास में सिर्फ 30% का स्कोप है, क्योंकि 70% स्टोन्स जेनेटिक हैं, 30% डाइट या लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। तो इस 30% को हम मैनेज कर सकते हैं, जीन्स तो बदल नहीं सकते। तो 30% वाले पार्ट में आता है हमारा खान पान, हमारी आदतें। खान पान में सबसे कॉमन है हमारा पानी पीने की मात्रा। तो यूरिन का वॉल्यूम हमें बताता है कि हमने पानी नॉर्मल लिया या नहीं लिया। यूरिन का कलर भूसे के जो दाना होता है भूसा उसके रंग का होना चाहिए या उससे क्लियर होना चाहिए। अगर उससे गहरा पीलापन है तो पानी की मात्रा शरीर में कम है। इसीलिए पानी ज्यादा पीने की सलाह देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एसी में बैठे हैं उनका पानी का इंटेक, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उनके पानी के इंटेक के बराबर नहीं बता सकते कि आप 3 लीटर लीजिए या 3.5 लीटर लीजिए। दोनों के लिए वाटर की डिमांड अलग अलग है, क्योंकि वो पसीना बहा रहे हैं और वो एसी में है, उनका पसीना नहीं निकल रहा है। तो यूरिन के कलर से आप अंदाजा लगाएं कि आप हाइड्रेटेड हैं या नहीं हैं। दूसरा, डाइट की बात करते हैं कि क्या चीज़ खानी चाहिए। खाने में सबसे कम करना पड़ेगा आपको नमक और नॉन वेज। नमक की मात्रा कम करें तो किडनी के ऊपर सॉल्ट लोड नहीं आएगा और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी। नॉन वेज खाने से भी किडनी के ऊपर लोड नहीं आएगा और स्टोन्स नहीं बनेंगे। अब चौथी चीज़ आती है एक्सरसाइज की। अगर जैसे कि किसी वृक्ष पे फल लगे हुए हैं और उनको हमें गिराना है तो हमें क्या करना होगा, आंधी आएगी या बंदर कूदेंगे तभी वो फल गिरेंगे। ऐसी किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स बने हैं, क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, तो उनको गिरा लें अगर छोटी स्टेज में ही तो वो यूरिन में पास हो जाएंगे। इसको गिराने के लिए आपको उछल कूद करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रोज एरोबिक्स करने हैं या फिर कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे तो आपके छोटे छोटे क्रिस्टल शेड हो जाएंगे और वो यूरिन के रास्ते निकल जाएंगे। सर आपके पास पेशेंट सेक्स से रिलेटेड भी आते हैं, उनमें कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है सबसे ज़्यादा? हमारे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यंग पेशेंट्स जो आते हैं या जो वो पेशेंट्स जिनको सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे कॉमन होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि शीघ्र स्खलन हो जाना। टाइम से पहले इजैकुलेट हो जाने की वजह से लड़कों में या पुरुषों में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, दे गेट डिप्रेस्ड, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं कि हम अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम है सोलिटरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें तनाव लिंग में इतना नहीं आ पाता है कि वो अपने वैवाहिक जीवन को कंप्लीटली एंजॉय कर सकें। तो ये प्रॉब्लम सबसे कॉमन है जिसकी वजह से पुरुषों को डिप्रेशन की स्टेज तक भी देखा गया है जाते हुए। तो ये मेरी क्लिनिक में आने वाले काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इनका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंपल बेसिक सी मेडिसिन एंड काउंसलिंग से ही वो लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा बहुत ही रेयरली देखा गया है कि कोई इंटरवेंशन करना पड़े पेशेंट्स को या कोई बहुत बड़ी इलाज की पद्धति प्रयोग की जाए। ज़्यादातर पेशेंट्स मेडिसिन से एंड काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। नए कपल्स जिनको शादी हुई है नई नई और उनके बीच में बॉन्ड नहीं है, इमोशनल बॉन्ड नहीं है एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अ फिजिकल बॉन्ड, तो उनमें ये काफ़ी चीज़ें देखी गई। लड़के को वो नॉलेज नहीं होती क्योंकि इस टॉपिक पे हमारे हिंदुस्तान में बात करना थोड़ा सा एक टैबू माना जाता है। तो वो बात नहीं करते हैं तो उनके अंदर में एक शर्म की वजह से इस चीज़ को लेके कोई क्लियरेंस नहीं होता है कि हाउ टू परफॉर्म, और प्रॉब्लम आए तो क्या करें। तो इस चक्कर में वो कई बार डिस्कस नहीं कर पाते और अपनी इस प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं। तो वो लड़के काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं और कई बार शादियां भी टूटते हुए देखा गया है इस वजह से। तो इस चीज़ को दर्शकों को समझना चाहिए कि अगर परिवार में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो अपने परिवार के सदस्यों से बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रखें और नियरेस्ट डॉक्टर को जाके एक बार इस प्रॉब्लम का डिस्कशन करें। डिस्कशन करने से एक तो उनके मन के डाउट निकलेंगे, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा और ट्रीटमेंट अगर ज़रूरी है तो ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट उनकी मैरिड लाइफ बच सकती है, उनके पार्टनर उनको समझ सकते हैं और इस प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से वो बाहर आ सकते हैं। सर अभी आपने हमें बताया कि यूटीआई, तो आप हमारे दर्शकों को इस पर क्या सलाह देना चाहेंगे? यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल, और मेल में भी होता है लेकिन कम पाया जाता है। वो फीमेल जो वर्किंग हैं, घर के बाहर ज़्यादा टाइम रहती हैं, बहुत बिजी रहती हैं, उनको ये पब्लिक टॉयलेट एक्सेस करना पड़ता है, तो उन पेशेंट्स में, उन लोगों में ये यूटीआई की प्रॉब्लम काफ़ी देखी जाती है। तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में स्कूल टाइम से ही महिलाओं को बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि स्कूल जा रहे हो बेटा, वहाँ पे जाके बाथरूम यूज़ नहीं करना, गंदे होते हैं।
तो उनकी आदत पड़ जाती है शुरू से ही कि वो घर से करके जाते हैं और स्कूल से लौट के बच्चे सीधे वॉशरूम जाते हैं। तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत देर तक यूरिन रोकने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि पब्लिक टॉयलेट एक्सेस नहीं करना है। तो पब्लिक टॉयलेट अनहाइजीनिक होते हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत देर तक यूरिन होल्ड करने से भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। महिलाओं को वॉशरूम जाना अजीब लगता है, पुरुषों की वजह से थोड़ा सा उनको हिचक होती है कि पब्लिक प्लेस पे कैसे वॉशरूम जाएंगे। तो इस हिचक को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, टाइमली वॉशरूम जाना पड़ेगा। इस चक्कर में वो पानी का इंटेक कम हो जाता है। पानी का इंटेक कम रहेगा तो यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर यूटीआई को रोकना है तो खुद को वेल हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, टाइमली वॉशरूम जाना पड़ेगा और जेनाइटल हाइजीन पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट पार्ट की हाइजीन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अंडर गारमेंट्स की क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, दैट शुड बी ऑफ कॉटन, जिससे कि वहाँ के जेनाइटल्स क्लीन रहें। फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, इम्यूनिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी हम यूटीआई को रोक सकते हैं। अगर यूटीआई एक बार हुआ, ठीक हो गया, दोबारा हुआ, तो आपको चिंता करनी चाहिए। नियरेस्ट अपने फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को जाके मिलें। रिकरेंट यूटीआई से किडनी डैमेज होने का भी डर रहता है, तो ऐसी कोई नौबत ना आए इससे पहले आपको यूटीआई का एक पक्का ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, डायग्नोसिस बनानी लेनी चाहिए। और यूटीआई और भी कई सारी प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे डायबिटीज, किडनी स्टोन्स, और दिक्कतें हो सकती हैं जिनके साथ ये एसोसिएटेड हो। उनका डायग्नोसिस बना के एक प्रॉपर ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए। पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि इस सेशन से अगर हमारे दर्शकों को जानकारी प्राप्त हुई हो तो वो अपने परिजनों को भी ये जानकारी साझा करें। अगर उनको कोई भी परेशानी दिखती है यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड तो वो अपने निजी अस्पताल या निजी कहीं भी वो जाके उनके जो निजी डॉक्टर हों उनसे भी एक बार कंसल्ट कर लें कि हमें ये प्रॉब्लम है, और वो जाके मैं तो चाहूंगी कि वो यूरोलॉजिस्ट से ही डायरेक्ट कंसल्ट करें और वो जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।